जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति की इस चैनल पे। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम कहाँ पे होता है? सिंधु और सतलज के समीप से ही। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7757 मीटर है, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो जब ये भारत में प्रवेश करती है तो कैसा शेप बनाता है? अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा शेप बना करके भारत की ओर प्रवेश करती है। और किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। आगे है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। आगे देखिए, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। तो तिब्बत वाले क्षेत्र में सिल्ट और जल की मात्रा कम क्यों होती है? क्योंकि वह एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। तो नदी बहते हुए अपने बीच में क्या होता है? द्वीप का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, और वह ब्रह्मपुत्र नदी में है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी अपने जल से बांग्लादेश और असम को बाढ़ से प्रभावित करती है। आगे उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को मैप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है मानसरोवर झील, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर की ओर है। ये रहा सबसे बड़ा हिमालय, बृहत हिमालय, या इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे कौन सा है? मध्य हिमालय। और उससे नीचे सबसे निचले भाग में कौन सा है? शिवालिक की श्रेणियाँ। यहाँ से एक नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से, जो पूर्व की ओर और हिमालय के समानांतर बहती है। इस प्रकार से बहते हुए यहाँ पे यू आकार का टर्न लेती है और ये बहते हुए इस प्रकार से बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश होते हुए असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम होते हुए बांग्लादेश आती है और यहाँ पे गंगा नदी से इसका मिलन होता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और वह अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे हिमालयी नदियाँ,
जो कि हिमालय से निकलती थी। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे यमुना नदी निकलती है, कहाँ से निकलती थी? यमुनोत्री हिमनद से। और यहाँ पे देख रहे थे अलकनंदा और भागीरथी, दो नदियाँ आकर के हरिद्वार के पास मिल जाती थी, जिस जगह का नाम है देवप्रयाग। और वहाँ से ये गंगा के नाम से जानी जाती थी, और गंगा के नाम से बढ़ते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ती थी। उत्तर दिशा में इससे बहुत सारी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती थी, जैसे शारदा नदी जाकर के घाघरा में मिल जाती थी, और घाघरा नदी आगे बढ़ने पर वो गंगा में मिल जाती थी। फिर कुछ आगे चलने पर यहाँ पे गंडक नदी है, और गंडक नदी भी कहाँ पे? उत्तर दिशा से आकर के गंगा में मिल जाती थी। और यहाँ पे एक कोसी नदी है, ये भी आकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ उत्तर से आकर के मिलती है, लेकिन दक्षिण की ओर से यहाँ पे चंबल नदी आती है यमुना नदी में, बेतवा नदी आकर के मिलती है यमुना नदी में, और एक बहुत इम्पोर्टेंट नदी है जिसका नाम है सोन नदी, जो पटना के पास आकर के गंगा नदी में मिलती है। तो ये था नदी तंत्र। गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिए, और आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे की कहानी है जो हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी क्षेत्र से नहीं निकलेगी, ये निकलेगी पठारी क्षेत्र से। ये पठारी क्षेत्र होता है, यहाँ पे पठारी क्षेत्र से कुछ नदी निकलेगी और अलग अलग दिशाओं में बहेगी। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। यहाँ पे देखिए है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का कार्य पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। तो कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, महानदी किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर। उसी प्रकार गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भी पूर्व दिशा की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। अपेक्षाकृत छोटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा नहीं रहती है। ये नदी जल के लिए वर्षा पर निर्भर रहती है। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे पहला नदी है यहाँ पे नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब इस गड्ढे घाटी से होकर के बहती है। दो उच्च भूमि के बीच में जो गड्ढा होता, गड्ढा वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? हम घाटी कहते हैं। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार प्रपात यानी झरना का निर्माण कौन नदी करती है? ये करती है नर्मदा नदी। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। आगे है नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात वाले राज्य में फैला हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।